मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी ग्रुप पे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाओ यूट्यूब पे। और मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे वक्त दो और मैं आपको भरपूर ज्ञान दूँगा। आज हम लोग ये तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आरंभिक नगर, जिसमें मैंने हड़प्पा के बारे में कल पढ़ा था। आज मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगरें थी उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। केंद्रीय नगर था, कुछ तटीय नगर था और कुछ अन्य नगर और कस्बा था। केंद्रीय नगर की बात करें तो केंद्रीय नगर में हड़प्पा आ जाता है, मोहनजोदारो आ जाता है और धौलावीरा। इन 3 नगर को केंद्रीय नगर में रखा गया था। समझ रहे? तो हम लोग मोहनजोदारो के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे ये सारी इतनी पॉइंट है जो हम लोग कवर करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं खोजकर्ता के बारे में। तो मोहनजोदारो का जो खोजकर्ता है वो राखलदास बनर्जी है। 1921 ईस्वी में ही जॉन मार्शल के निर्देशन में, ऐसा कुछ बुक में 1922 भी लिखता है, कुछ में 21 भी लिखता है। समझ रहे? तो वही जॉन मार्शल के निर्देशन में ही ये भी खोज किए थे। मोहनजोदारो का खोजकर्ता कौन थे? आर.डी. बनर्जी बोले या राखलदास बनर्जी? हम सीधा आर.डी. बनर्जी लिख देते हैं, ठीक है? आर.डी. बनर्जी। तो कुछ बुक में कभी 1921 लिखा है, कुछ हम लिख देते हैं 1921 से 22। समझ रहे? ये जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। जॉन मार्शल के निर्देशन में। समझ रहे? अभी यदि वर्तमान स्थिति की बात करें मोहनजोदारो की, तो मैंने बताया था कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पे था। ये आपका हो गया रावी नदी। ये रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा था। समझ रहे? और वो अभी पंजाब का जो साहिवाल क्षेत्र है, साहिवाल क्षेत्र में हड़प्पा आ जाता है। और मैंने बताया था कि ये सिंधु नदी जो कि ऊपर जाता है, ऊपर गिलगिस्तान से फिर नीचे आता है पाकिस्तान होते हुए, ये अरब सागर में गिर जाता है। तो यदि हम बात करें मोहनजोदारो की, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर भाग गया है। हम इतना दूर नहीं ले पाएंगे इसको, थोड़ा सा और नज़दीक लेते हैं, समझे? तो समझ में ज़्यादा आएगा। ये सिंधु नदी, ये गिलगिस्तान से फिर नीचे होते हुए ये अरब सागर में गिरता है। ये सिंधु नदी है। समझ रहे हैं? ये जो हमारा राजस्थान का जैसलमेर का क्षेत्र है, जैसलमेर के सामने आइएगा तो पाकिस्तान का जैकोबाबाद शहर है। समझे? जैकोबाबाद से थोड़ा पूरब, लड़काना ज़िला से भी पूरब एक शक्कर ज़िला पड़ता है। समझ रहे हैं? अभी का जो वर्तमान स्थिति है मोहनजोदारो का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपको जैकोबाबाद, और इधर हो जाएगा आपका लड़काना, और यहाँ पे आ जाएगा शक्कर ज़िला। और यही शक्कर ज़िला भी जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहीं पे है मोहनजोदारो की स्थिति थी। समझ रहे हैं? कहा जाता है कि जो मोहनजोदारो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी थी बुआ, ये कहा जाता है कि ये 400 मील की दूरी थी। समझ रहे हैं ना? और यदि बात करें हम मोहनजोदारो की विस्तार की, तो मोहनजोदारो कहता है कि ये 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 125 हेक्टेयर में। अब देखिए कि यदि 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर जो है लगभग 4 बीघा के बराबर होता है। 3.9 बीघा के आसपास होता है 1 हेक्टेयर। 4 बीघा आप सोच समझते हैं कि कितना दूर का वो जो खेत, आप लोग किसानी तो करते, सबको मालूम है कि 1 बीघा कितना एरिया होता है। 4 बीघा कितना होगा? तो आप समझ सकते हैं कि 125 हेक्टेयर वो कितना दूर में फैला होगा मोहनजोदारो। समझ रहे हैं ना? तो अभी ये कहाँ पड़ जाता है? ये पाकिस्तान का जो शक्कर ज़िला है। समझ रहे हैं ना? ये शक्कर ज़िला पाकिस्तान का भी वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। समझ रहे हैं ना? शक्कर ज़िला ये लड़काना ज़िले से हल्का उत्तर पूर्व की दिशा में है। समझ रहे हैं? तो ये है मोहनजोदारो। अच्छा, इसकी अगर विशेषता की बात करें तो अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं कि जब यहाँ पर खुदाई हो रहा था तो खुदाई के वक्त कुछ इसका साक्ष्य मिला था। तो खुदाई के वक्त क्या क्या मिला? तो खुदाई के वक्त मिला था इमारत। जब खुदाई हो रहा था तो बहुत सारे इमारतें मिली। उसके बाद मिला धातु की मूर्तियाँ और मिला धातु से बनी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। और उसके बाद मिला था मोहर। विशेषतः ये 3 चीज़ देखने को मिला है जब मोहनजोदारो की खुदाई हो रही थी। तो ये 3 चीज़ें देखने को मिला है, खुदाई के वक्त मिला था। इसके अलावा अगर अभी बात करें मोहनजोदारो की,
तो जब खुदाई हो रहा था तो उस समय कहा जाता है कि मात्र 1/3 ही खुदाई हो पाया है। मोहनजोदारो की जो खुदाई हुई है वो 1/3 हो पाया है। समझिए कि 1/3 खुदाई हुआ है, तभी कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 125 हेक्टेयर में माना जाता है। समझ रहे, जबकि इसकी खुदाई 1/3 हो पाई है। आइए, इतना लेट कैसे हो जाता है। फिलहाल अभी जो है मोहनजोदारो की खुदाई बंद है, समझे। अच्छा, इस खुदाई में एक साक्ष्य मिला था जो पुरोहित है। आप देखे होइएगा, एक मूर्ति मिला है, वो मूर्ति में यहाँ से यहाँ तक दाढ़ी है उसका, और यहाँ से हाथ नहीं है, समझ रहे ना। और जो एक कुछ ओढ़े हुआ है, वो शॉल टाइप का ओढ़े हुआ है, वो एक साइड इस तरह से ओढ़े हुआ है, समझ रहे हैं। तो कहा जाता है कि वो पुरोहित या नरेश होंगे जिनकी मूर्तियाँ मिली है, और उसकी जो अभी वो दिल्ली का संग्रहालय है उसमें उसको रखा गया है, समझ रहे हैं ना। तो मिला क्या है, पुरोहित की मूर्ति, ये कहाँ रखा गया है अभी, ये दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है, समझ रहे हैं ना। इसकी खुदाई कितनी हुई है मोहनजोदारो की, 1/3 खुदाई हुई है। और फिलहाल अभी वर्तमान की बात करें तो ये खुदाई अभी इसकी बंद है, समझ रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें यदि ये दिल्ली के संग्रहालय में है तो मोहनजोदारो से जितनी भी साक्ष्य मिली है वो कई जगह संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद कराची का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है पाकिस्तान में, वहाँ भी मोहनजोदारो का बहुत सारा जो साक्ष्य है उसको सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद पाकिस्तान में लाहौर का जो संग्रहालय है वहाँ रखा गया है। कुछ साक्ष्य है वो दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है, और कुछ साक्ष्य लंदन में रखा गया है। जो अंग्रेज लोग आए थे जिस समय, तो वो लोग भी इस इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग लंदन ले गए, और वहाँ के जो संग्रहालय है उसमें अभी सुरक्षित रखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, मिटा दे इसको। कितना हेक्टेयर में ये फैला हुआ है मोहनजोदारो, 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है, समझ रहे हैं। चलिए, हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की और नगर नियोजन की। तो यदि विशेषता की बात करें तो कहा जाता है कि इसकी जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था। ग्रिड पद्धति कहता है कि एक समकोण पे काटता है, समझ रहे हैं। जो सड़क और नाली गली थी, सड़कें और गलियां बिल्कुल सुसज्जित तरीके से बनाया गया था, समझ रहे हैं, सुसज्जित तरीके से। कौन सा पद्धति अपनाया था, ग्रिड पद्धति अपनाया था। इसके अनुसार रोड क्या है, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसके अलावा यदि बात करें तो कहा जाता है कि जो मोहनजोदारो की जो समाज थी, कहा जाता है कि जो पूर्वी नगर था मोहनजोदारो में वो रईसों का समाज था, समझ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो पूरब की तरफ था उसकी जो सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी सड़कें होती थी। इतना चौड़ी सड़क था ताकि उसमें 2 बैलगाड़ी आसानी से पास कर सके, समझ रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो ये सड़क है, और सड़क के जो मेन सड़क है, मेन सड़क के जो दोनों तरफ जो घर बना हुआ था, तो उसका जो घर का पीछे का जो सीन होता है वो सड़क की तरफ थी, जबकि उसका मुंह जो उसके जस्ट अपोजिट खुलता था गली की तरफ, समझ रहे हैं। तो ये सड़क है और ये मान लेते हैं घर है, दोनों तरफ ये घर है, समझ रहे हैं ना। ये दोनों तरफ मान लेते हैं ये घर है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर बना दे। चलिए, इसको मिटा दे क्या, अच्छा समझ जाएगा। चलिए, जस्ट ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा मुझे, तो बेहतर कि कोई भी पढ़ेगा तो उसको बेहतर समझ में आ जाएगा फिगर से, समझ रहे हैं ना। तो हड़प्पा की जो ये मोहनजोदारो की जो पूरब की जो नगर थी उसकी सड़क की चौड़ी थी, ये सड़क है। अच्छा, यहाँ जो नगर बसा हुआ था इसके जस्ट घर का जो ढांचा था, जो बनावट था, उसका पीछे का जो पार्ट था वो सड़क की तरफ था, और आगे का पार्ट इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये इसका पीछे का पार्ट हो गया और ये इसका गेट हो गया, समझ रहे हैं। ये इसका गेट हो गया, ये गेट हो गया। अब ये घर है, ये इसका गेट हो गया, ये घर है, ये इसका गेट हो गया, ये इसके अपोजिट खुल रहा है, समझ रहे हैं ना। और फिर से और घर होता था, समझ रहे हैं। ये गली होता था, बीच में क्या होता था, गली होता था, यहाँ भी ये गली होता था, और ये गेट जो है वो गली की तरफ खुलता था, समझ रहे हैं। तो ये पूरब की नगर थी जिसके सड़कें काफ़ी चौड़ी थी और घर जो है वो बड़े बड़े थे। तो लोगों का मानना, इतिहासकारों का मानना है कि पूरब के जो नगर था वो रईसों का घर था, समझ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये समझ में आ गया। अच्छा,
यहाँ जो है ये मिटा दे क्या, यहाँ आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या इधर? चलिए, अगर यहाँ जो है एक बहुत बड़ा जलकुंड मिला है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा जलकुंड मिला है, जलाशय। और ये जलाशय जो बना हुआ था इसका उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, समझ रहे हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। ये उतरने के लिए क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, समझ रहे हैं ना। कहा जाता है कि जो जलाशय मिला है, जो जलकुंड मिला है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 40 फीट लंबा था, 25 फीट चौड़ा था, समझ रहे हैं। और ये जो गहराई है इसकी, तो ये गहराई इसकी 7 फीट थी, समझ रहे हैं। अच्छा, अब उन लोगों का दिमाग देखिए उस समय कितना विकसित था दिमाग। ये जो इसकी दीवारें है, समझ रहे हैं ना, ये जो दीवारें बनी हुई है, अरे यार, तो बाहर का कोई अशुद्ध पानी, समझ रहे हैं ना, बाहर का कोई गंदा पानी, हाँ, बाहर का कोई गंदा पानी इस जलाशय में प्रवेश ना करे, इसलिए उन लोगों ने ये जो ईंट का जो दीवार बना हुआ है इसके ऊपर चूने का प्रयोग किया था, ताकि जो छिद्र हो वो बंद हो जाए और बाहर का गंदा पानी इसमें प्रवेश ना करे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इन जलाशय में एक विशेष अवसर होता था जिसमें कुछ खास लोग नहाया करते थे, समझ रहे हैं, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया गया था, चूना का प्रयोग किया गया था, चूना का प्रयोग किया गया था गंदा पानी को रोकने के लिए, समझ रहे हैं, पानी को रोकने के लिए। इसके अलावा यदि मान लेते हैं एक बार यूज हो गया, 2 बार यूज हो गया, अगर पानी भी गंदा हो गया तो इस पानी को निकालने के लिए ईंट का नाला बनाया गया था, समझ रहे हैं, उस रास्ते से इस पानी को निकाल दिया जाता था। और तो और वो जो नाला था, वो लोग इतना विकसित दिमाग था उन लोगों का, वो जो नाला था, नाला कभी गंदगी से या किसी कारणवश जाम ना हो जाए, इसलिए नाला को ढक दिया गया था, समझ रहे हैं। तो ये एक नाला भी बनाया गया था जहाँ से पानी को निकाला जा सके। ये नाला है, समझ रहे हैं ना। इसके ऊपर क्या है कि कवर लगा दिया गया था ताकि नाला जाम ना हो, समझ रहे हैं। चलिए, विशेषता ये था कि मैंने बता ही दिया कि इसकी जो सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति था, नगर नियोजन जो था, इसका गली जो है वो घर जो है उसका जो गेट है वो गली की तरफ खुलता था, समझ रहे हैं। और इसका विशेषता और है कि जो गली होती थी उस गली को एक नाला से जोड़ दिया जाता था, और वो नाला फिर से जो सड़क के काते जो बड़ा नाला होता था उससे उसको जोड़ दिया जाता था, समझ रहे हैं। और जो बनाया जाता था वो इस तरह से ढलान बनाया जाता था, समझ रहे हैं ना, एक ढलान बनाया जाता था ताकि पानी जो है वो आसानी से, गली की पानी जो आसानी से बाहर निकल जाए। इसके अलावा जो नाला हुआ करता था, नाला पे कहीं कहीं पे एक होल किया जाता था ताकि किसी खास वक्त में नाला को समय समय पर साफ़ किया जाता था, समझ रहे हैं ना। समझ सकते हैं कि अभी के जो वर्तमान के जो लोग हैं, अभी की जो हमारी जो समाज है, हम तो ये कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं या तो इससे विकसित कह सकते हैं उसको, और नहीं तो हमारी अभी की जो समाज है इसको हम लापरवाह कह सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी आप लोग नज़र उठा के देख लीजिए, हमारे समाज में अगर एक बार बारिश हो जाए तो वो 4 दिन तक बारिश का पानी हमारे गांव समाज में वो वैसे ही पड़ा रहता है कि नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। क्या देख रहे हैं, मिटा दें, ये इसकी विशेषता हो गई, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो नाला है वो एक नाला को दूसरे नाला से जोड़ दिया जाता था और उसमें होल कर दिया जाता था ताकि उसको समय समय पर साफ़ सफाई कर सके, समझ रहे हैं। और वो नाला जो है वो ढलान बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बाहर निकाला जा सके, समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, हम बात कर लेते हैं कृषि की। अच्छा, मैंने बताया कि पुरोहित, जो मैंने बताया अभी, जिसको दिल्ली संग्रहालय में रखा गया, उसके साक्ष्य को जो मूर्ति मिला था तो वो एक शॉल टाइप का ओढ़े हुए थे। इसका मतलब है कि वस्त्र, ये देख सकते हैं, इसका मतलब है कि वस्त्र का उपयोग हो रहा था उस समय, है कि नहीं। और वो तो छोड़िए, वो मूर्ति से तो प्रमाण हो ही रहा है, साबित तो हो ही रहा है। इसके अलावा अगर कृषि की बात करें तो इस समय कृषि जो है ना वो सिर्फ रबी फसल उस समय बोया जाता था, समझ रहे हैं ना। रबी फसल में जो कि ठंड के मौसम में बोई जाती है उसको रबी फसल कहा जाता है। उस समय गेहूँ, जौ, कपास और चना, ये मुख्य फसलों का जो है साक्ष्य देखने को मिला है। खासकर अगर पुख्ता साबूत की बात करें तो चना का जो है वो पुख्ता साबूत मिला है, समझ रहे हैं।
कपास की खेती हो रही थी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सूती वस्त्र का भी प्रयोग होता होगा उस समय, और वस्त्र का प्रयोग तो होता ही होगा, और वो आपको मूर्ति से भी मिला है कि वस्त्र का प्रयोग होता था। समझ रहे हैं ना? हाँ, व्यापार तो होता ही था। व्यापार तो बहुत कई तरह का व्यापार होता था। कई तरह के जो कीमती पत्थर होते थे उसका व्यापार होता था। समझ रहे हैं ना? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता वहाँ से व्यापार होता था। कई और भी पुरास्थल मिला है जहाँ से कीमती पत्थर लाया जाता था। समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसके अलावा यदि बात करें तो कहा जाता है कि अभी कराची का जो संग्रहालय है या लाहौर का जो संग्रहालय पाकिस्तान में, वहाँ सोना का सुई मिला है। समझ रहे हैं? और कई ऐसे आभूषण थे जो कहा जाता है कि उस संग्रहालय से भी फिलहाल चोरी हो गया है। मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में सोना का भी प्रयोग होता था। समझ रहे हैं ना? तो चलिए कृषि में देख लेते हैं। ये मिटा दें। कृषि में क्या क्या होता था? कौन सी फसलें होती थी? रबी फसलें। रबी फसलों में क्या क्या आ जाएगा? गेहूँ, जौ, कपास, चना। ठीक है, ये सभी फसलें इनका साक्ष्य मिला है। ख़ास तौर पे यदि बात करें तो चना का जो है वो पुख्ता सबूत मिला है। चना की खेती पहले होती थी। समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक बात बता सकते हैं कि अगर कृषि इस समय हो रही थी, इसका मतलब है कि लोग, मैंने कल भी बताया था कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होंगे। सीमित स्तर पे उस समय जो है व्यापार जो है इसका मुख्य केंद्र था। समझ रहे हैं ना? व्यापार प्रधान कह सकते हैं इसको। कृषि प्रधान अगर बात करें तो आर्य समाज जो आएंगे वो कृषि प्रधान माना जाता है, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो व्यापार प्रधान था। समझ रहे हैं? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग शासन व्यवस्था की। ठीक है, यदि शासन व्यवस्था की बात करें तो कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की जो समाज थी, ना ही तो वो किसी राजा के द्वारा चलाया जाता था, ना ही किसी धर्म के द्वारा चलाया जाता था। वो समाज पोषित व्यवस्था थी। समझ रहे हैं ना? वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो समाज के द्वारा चलाई जाती थी। जैसे कि अगर आप बात करें रोम की, तो रोम में जो पोप, जो गुरु थे, धर्म गुरु, उसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता था। कुछ ऐसे जगह था जहाँ पे राजा उस वहाँ का शासन व्यवस्था अपने हाथ में रखता था। लेकिन अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा समाज की शासन व्यवस्था था वो समाज पोषित शासन व्यवस्था थी। समझ रहे हैं? शासन व्यवस्था ये समाज पोषित शासन व्यवस्था थी। समझ रहे हैं? इसके अलावा आप लोगों को तो मालूम ही है कि स्नानागार के अलावा अन्नागार मिला है, जो कभी अगर अकाल पड़ जाता था तो उसका उपयोग किया जाता था। समझ रहे हैं? इसके अलावा जो स्नानागार है, इससे पहले क्लास में भी मैंने बताया था कि स्नानागार के बगल में एक कुआं बनाया जाता था, और कुआं में पानी की रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था। समझ रहे हैं ना? फेंस बनाना, हाँ, वो स्फटिक के। इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? एक बार पूछ ले पूरा टॉपिक। हाँ, चलिए। खोजकर्ता तो मालूम होगा कौन था? कौन है खोजकर्ता? राखालदास बनर्जी। किस नदी के तट पे है? मोहनजोदारो की बात कर रहा हूँ। किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के दाहिने या बाएं तट पे है? दाहिने तट पे है। वर्तमान में अभी पाकिस्तान के किस क्षेत्र में पड़ता है ये? लड़काना जिला से पूर्व शक्कर का क्षेत्र है, वहाँ पड़ता है। हड़प्पा अभी वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है? शाहीवाल जिला में पड़ता है। समझ रहे हैं? चलिए, मोहनजोदारो का जो विस्तार क्षेत्रफल है वो कितना है? 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समझ रहे हैं? इसकी कितनी खुदाई हुई है? 1/3 खुदाई हो गई है। समझ रहे हैं? इसकी जो विशेषता है, जो सड़कें बनाई गई है, उसको बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाया गया था? ग्रिड पद्धति अपनाया गया था। इसकी जो घर की दरवाज़ा है वो किस तरफ खुलती थी? गली की तरफ खुलती थी। समझ रहे हैं? जो पूरब की जो नगर थी उसमें अमीर लोगों का था, और पश्चिम का जो नगर था उसमें आम लोग रहते थे। समझ रहे हैं? चलिए, कृषि में कौन सी फसलें का साक्ष्य मिला है? रबी फसल। कौन कौन सी फसल बोई जाती थी?
वेरी गुड। और शासन व्यवस्था की बात करें तो सीमित स्तर पे है। अब मैं बोल दिया हूँ कि ये जो है व्यापार प्रधान है कि नहीं। जो हड़प्पा सभ्यता है वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, जबकि आर्य समाज कृषि प्रधान सभ्यता थी। समझ रहे हैं? अच्छा, मोहनजोदारो का मतलब होता है वो मृतकों का टीला। समझ ले? मोहनजोदारो का जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। समझ रहे? अगर मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात करें, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 400 मील माना जाता है। समझ रहे? चलिए, मोहनजोदारो आज के लिए इतना ही।